पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन दूसरा ओडीआई जो है वो कल से एडिलेड में खेला जाएगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच जो है 8:30 बजे शुरू होगा। अब पाकिस्तान जिस तरह पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई थी, बड़ा क्लोज एनकाउंटर देखने को मिला, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को जो है वो 2 विकेटों से शिकस्त हो गई थी। और मेरी नज़र में पाकिस्तान को जितना पाकिस्तान करीब आ चुका था वो मैच लाजमी जीतना चाहिए था, लेकिन कुछ केयरलेसनेस जो थी पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की, आप उनको इनएक्सपीरियंस नहीं कह सकते। अब ये बॉलर्स जो हैं बहुत अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। मोहम्मद हसनैन भी बहुत अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, हारिस रऊफ भी, उनके अलावा शाहीन शाह अफरीदी भी और नसीम शाह ऑल्दो जो है वो मैच से थोड़ा सा उस जब आखिरी लम्हात उसके चलने लगे थे उससे कबल जो है इंजर्ड हो गए थे, उनको कुछ क्रैम्प्स जो है वो क्रैम्प्स का इशू हो गया था और उसकी वजह से वो बाहर हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश आखिरी लम्हात से जो थोड़ा सा पहले का टाइम था उसके अंदर जाके कुछ फाइट बैक दिखाया, वरना जिस तरीके से स्टीव स्मिथ और जॉश इंग्लिश खेल रहे थे और बिल्कुल उन्होंने मैच वन साइडेड कर दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान ने जब उनको वो कीमती विकेट हासिल हुआ स्टीव स्मिथ का, उसके बाद कम बैक करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि किसी भी पाकिस्तान के बॉलर ने जो है वो यॉर्कर करने की कोशिश नहीं की। और इस चीज़ का हमने इजहार अपनी जो लास्ट वीडियो थी इस मैच की ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की उसके अंदर भी किया था। अब इशू ये है कि पाकिस्तान टीम यहाँ पे एडिलेड में खेलने जा रही है, तो क्या पाकिस्तान टीम को जो है कुछ चेंज यहाँ पे अपनी प्लेइंग लेवल के अंदर करनी चाहिए? पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन है? क्या पाकिस्तान जो है वो किसी और बॉलर को, ख़ासतौर पे किसी स्पिनर को खिला सकता है, या फिर क्या जो है कोई ऑलराउंडर किसी फास्ट बॉलर की जगह ले सकता है? फिल वक्त दो ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो पाकिस्तान के इस स्क्वाड में मौजूद हैं, जिसके अंदर एक तो आपके आमिर जमाल हैं जो कि बेसिकली आप उनको बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं। बॉलिंग भी वो करते हैं और थोड़ी बहुत वो बैटिंग भी कर लेते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे टेस्ट मैच के अंदर परफॉर्म किया था वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो एक तो ऑप्शन है आमिर जमाल का, लेकिन अगर आप आमिर जमाल को खिलाएंगे तो फिर किसकी जगह जो है आप या उनको इस स्क्वाड के इस टीम के अंदर प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे? और बॉलर्स जो हैं, मोहम्मद हसनैन उन बॉलर्स में से एक थे जो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। हालांकि 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल सके क्योंकि ज़्यादा विकेट्स नहीं ले सके। रन्स तो उन्होंने लीग किए ही किए थे। उनके अलावा अगर कोई आप और ऑलराउंडर का सोच सकते हैं तो वो अराफात मिन्हास की सूरत में होंगे। अराफात मिन्हास उन्होंने हाल ही में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जहाँ जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की गई हैं अंडर 19 से, पाकिस्तान अंडर 19 से, और उससे पहले भी जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। और लेकिन इशू ये है कि वो एक स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और लेफ्ट आर्म ही वो लेफ्ट हैंड जो है वो बैटिंग करते हैं। तो क्या पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में कोई इस तरह की जगह बना सकता है, या फिर पाकिस्तान इन्हीं बॉलर में से किसी को रिप्लेस कर सकता है, मतलब किसी फास्ट बॉलर की जगह उनको एज अ आप ऑलराउंडर यहाँ पे खिलाया जाए? क्योंकि बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं मेरा नहीं ख्याल सैम अयूब जो हैं उनको ड्रॉप किया जाएगा। हालांकि वो काफ़ी टाइम से उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि हसीबुल्ला जो हैं वो विकेट कीपर हैं और अगर वो ऊपर के स्लॉट्स के ऊपर बैटिंग करना भी चाहें तो मोहम्मद रिजवान जो है वो अब क्योंकि कप्तान बन चुके हैं तो अब मोहम्मद रिजवान की जगह तो डेफिनेटली बाहर खाली नहीं होगी। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान क्या इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। और जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे बैटर्स जो थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी बाउंस के साथ, क्या अभी भी ये चीज़ परसिस्ट करेगी? क्योंकि इतना आसान तो नहीं होता कि थोड़े से वक्फे के बाद आपने दोबारा आके खेलना हो और आप बिल्कुल यूज टू हो जाएं उस बाउंस के और उस ओवरऑल उन पिचेस के। लेकिन पाकिस्तान को जो है वो डिसीजंस अपने बहुत जल्दी जो है वो करने पड़ेंगे और कुछ इस तरह के डिसीजंस करने पड़ेंगे, कुछ हार्श डिसीजंस भी करने पड़ेंगे। और अब आपके सामने है कि जिस तरीके से हमारे बैटर्स जो हैं वो बिल्कुल बेबस नज़र आए थे और एक टाइम पहले ओडीआई में ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की टीम जो है वो 180 जो स्कोर है वहाँ तक भी शायद नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन आपको जिस तरीके से नसीम शाह ने एंड में आके बैटिंग की, लेकिन बाकी उनके साथ देने वाला उनका कोई भी नहीं था। जितने भी बैटर्स आ रहे थे वो बस मारने की कोशिश कर रहे थे, उनको कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि किसी तरीके से जो है वो 50 ओवर जो है पूरे एटलीस्ट खेले जाएं। उसको खेलने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। बैटिंग के अंदर वो जो एक फाइटिंग स्पिरिट हमें टेस्ट मैचेस में इधर इंग्लैंड के खिलाफ देखने को मिला था दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में, उस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। बस वो ये एक बात थी कि अपनी तरफ से बस कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरीके से हम ये ओवर्स निकाल जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो पूरे 50 ओवर्स खेलने में नाकाम रहे।
तो ये अब कुछ डिसीजंस हैं जो मोहम्मद रिजवान को लेने पड़ेंगे। बैटिंग के अंदर मेरा नहीं ख्याल कुछ खास वो चेंज कर सकेंगे, क्योंकि बाबर आजम अभी दोबारा उनको लेके आया गया है। उन्होंने 30 ऑड की एक इनिंग्स खेली, कुछ आप कह लें मिली जुली इनिंग्स थी। उस तरीके से वो अनकंफर्टेबल थे जब जैसे ही जैम्पा आए, और जैम्पा ने ही उनको जो है इस दफ़ा भी आउट किया। और हमारे पास अगर प्रॉपर स्पिन बॉलर का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, हम सलमान अली आगा के ऊपर डिपेंडेंट थे। जिस तरीके से हम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जो है हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते रहे। उनके अलावा हम बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर सलमान अली आगा के ऊपर बहुत डिपेंड करते रहे, और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने फिर अपने जो उनके दूसरे स्पिनर थे अबरार अहमद, उनको मैच खिलाया। लेकिन अब पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल ऑल फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ जाना चाहिए। अपना कोई ना कोई स्पिनर जो है उनको लाजमी खिलाना चाहिए, और फैसल अकरम को मेरी नज़र में अगर यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी दे देते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। और जिस तरीके से, क्योंकि हर टीम जो है वो फिल वक्त तैयारी कर रही है अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जो भी वो टीम चैंपियंस ट्रॉफी में उतारना चाहेंगे वो कोशिश करेंगे कि उन प्लेयर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। और लेकिन हम जो हैं उस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे, सिर्फ यही सोच के चल रहे हैं कि नहीं जी यहाँ पे तो फास्ट बॉलर्स का ही काम होगा। अब आप देख लें कि एडम जैम्पा जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की टीम से कभी बाहर नहीं होते, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर वो एमसीजी पे भी उनको खिला रहे हैं, ओडीआईज में, T20 के अंदर, वो बाकी जगह भी उनको खिलाएंगे। वो रेगुलर जो है ना मेंबर हैं इस ऑस्ट्रेलिया टीम के। लेकिन पाकिस्तान में हमें देखने को कुछ अरसे से मिल रहा है कि ये बिल्कुल जो है अपने फास्ट बॉलर्स को इतना ज़बरदस्त समझते हैं कि इनकी नज़र में और किसी की जो जगह है ख़ासतौर पर किसी स्पिनर की, वो नहीं बनती। लेकिन मेरी नज़र में अब मोहम्मद रिजवान अब ये नए कप्तान बने हैं, उन्हें कुछ सख्त डिसीजंस जो हैं वो इस हवाले से लेने पड़ेंगे, क्योंकि ना ही सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद फिर आगे पाकिस्तान की जिस तरीके से सीरीज़ आएंगी, फिर ट्राई सीरीज़ है पाकिस्तान की जिसके अंदर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका होगी, और उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। तो उसके लिए एक इस तरह का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान टीम को चाहिए कि पाकिस्तान टीम जो है वो किसी भी दूसरी टीम जो उसको उसके पूरे जो आप समझ लें कि उसके हर लिहाज से जो है उसके ऊपर वर्क किया हुआ हो, जिसके अंदर एक ऑलराउंडर स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, और बाकी दीगर जो है वो बल्लेबाज हैं। और एक चीज़ ये है, ये पाकिस्तान टीम को समझना चाहिए कि अगर आप 5 से 6 बैटर्स के साथ भी अगर आप जीत नहीं पा रहे, तो वो जो 7वां या 8वें पे आप किसी रेगुलर बैटर को खिला रहे हैं उसने आपको नहीं जितवाना। लेकिन पाकिस्तान टीम अपनी यही कोशिश करती है कि किसी तरीके से अपनी बैटिंग लाइन जो है उसको जो है वो बढ़ाया जाए और उसको मजबूत करने की कोशिश करती है। बॉलर्स को जो है उनके ऊपर वो ज़्यादा रिलाई नहीं करती, हालांकि बॉलर्स ही होते हैं जो आपको मैचेस और टूर्नामेंट्स और जो ये सब जितवाते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि मोहम्मद रिजवान क्या पाकिस्तान टीम को जो है वो जीत की राह पे गामजन करने में कामयाब होंगे या नहीं। आप लोग अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान टीम के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो दूसरा ओडीआई मैच होगा उसके अंदर कोई चेंजेस होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो वो कौन सी हैं।